सो हेलो एंड वेलकम गाइस। नमस्ते आप सभी लोगों को। तो ये है हमारा सॉरी ये है हमारा पहला चैप्टर, क्या कब कहाँ और कैसे। ये है हमारा पहला चैप्टर, हिस्ट्री का, इतिहास का, क्लास 6 का। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा हिंदी में। यहाँ ये क्वेश्चन शुरू होता है, ये अध्याय शुरू होता है राशिदा के सवाल से। राशिदा एक दिन अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है, एक हेडलाइन पे पड़ती है। वहाँ उस पे लिखा हुआ था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि उसने सोचा कि ये पेपर में कैसे लिखा हुआ है कि ये 100 साल पहले, यानी 100 साल पहले क्या हुआ था वो कोई कैसे जान सकता है। तो यहाँ यहाँ टॉपिक है कैसे पता लगाएं, यानी कि ये कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था वह कैसे जाना जा सकता है। यानी कि कल क्या हुआ था तुम उसके लिए रेडियो सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो आप, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। पर बहुत साल पहले क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, अगर आप ये किसी से पूछोगे कि पिछले साल आपने रेडियो में क्या सुना था, टीवी में क्या देखा था, या अखबार में क्या पढ़ा था, मोस्टली किसी को यह भी ये याद नहीं ही होगा। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, बहुत पहले क्या हुआ था, वो कैसे पता लगा सकते हैं। आइए हम वो जानते हैं कि वो कैसे पता लगा सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग पहले क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अतीत के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि पहले लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, ऑब्वियस सी बात है कैसे कपड़े पहनते थे, किस चीज़ के बने कपड़े पहनते थे, किस घरों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे या पक्के घरों में रहते थे। यानी शिकारियों के बारे में जान सकते हैं, उस समय के पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं, जो खेती करते थे किसान के बारे में जान सकते हैं, उस समय के रूलर्स के बारे में जान सकते हैं, बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकार, कलाकार, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि पहले के बच्चे कौन से खेल खेलते थे। पहले पहले बहुत सारा खेल होता था, पर अब तो मोस्टली जब से फ़ोन आया तब से बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। चलिए आगे बढ़ते। लोग पहले रहते कहाँ थे, ये जानते हैं। आइए, मानचित्र वन, पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो आइए हम लोग मानचित्र वन का दूसरा पन्ना देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ है वो पता लगाते हैं। सो ये देखिए, ये रही नर्मदा नदी, सेंट्रल इंडिया में है ना नर्मदा नदी। आइए, कई लाख वर्ष पहले कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। यानी कि जैसा हमने देखा मानचित्र वन जो कि पृष्ठ 2 में है, नर्मदा नदी हमने देखा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी कि बहुत लाख साल पहले के वक़्त से यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले सबसे पहले कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब वो होते हैं जो अपना भोजन इकट्ठा करके खाते हैं, अलग-अलग जगह से संग्रह कर कर के खाते हैं। चाहे वो जंगल से लें या फिर जानवरों को मार के खाएँ। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जंगलों की विशाल संपदा से परिचित है। यानी कि जंगलों में बहुत कुछ होता है जिसे हम
खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कोई जड़ खाते थे, कोई फल खाते थे, किसी जंगल के अन्य उत्पाद को भी संग्रह किया करते थे। वे जानवर का शिकार भी करते थे जंगल से। सो अब तुम उत्तर-पश्चिम की सुलेमान और किरथार हिल्स का पता लगाओ। सॉरी, पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आइए हम लोग देखते हैं सुलेमान और करथार हिल्स को, जो कि उत्तर-पश्चिम में है। सो ये देखिए, ये है हमारा उत्तर-पश्चिम। ये देखिए, ये रहा 1 मिनट। ये रहा सुलेमान और ये रहा किरथाड़। यानी ये दोनों पहाड़ियाँ हैं, जो ये बॉर्डर पे है। ये आजकल तो ये पाकिस्तान में चला गया है। ये यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान, इधर से हो गया ये पाकिस्तान और ये हो गया अफ़गानिस्तान। सो ये एक तरह से बाइफरकेशन पॉइंट भी कह सकते हैं हम लोग, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय-बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर-पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सो जैसा हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ उत्तर-पश्चिम में जो सुलेमान और किरथाड़ हिल्स पहाड़ियाँ हैं, उनको देखा था। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसा फसल उपजाया गया था, यानी सबसे पहले उपजाया गया था। सो उन्होंने भेड़, बकरी और गाय-बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना इन लोगों ने ही शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर-पूर्व में आइए हम लोग देखते हैं, उत्तर-पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। आइए देखते हैं। सो हम लोगों ने उत्तर-पूर्व में गारो हिल्स, ये रहा। ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट। सो ये देखिए गारो की पहाड़ियाँ जो नॉर्थ ईस्ट में है। और उन लोगों ने बोला था विंध्याज ना, हाँ, विंध्या की पहाड़ियाँ। ये देखिए, ये रही विंध्या की पहाड़ियाँ जो कि सेंट्रल इंडिया में है। और ये गारो हिल्स, गारो पहाड़ी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यानी कि ये इसके अलावा, ये किरथर और सुलेमान हिल्स के आसपास के अलावा, ये भी कुछ एरियाज थे विंध्या के आसपास और ये गारो पहाड़ियों के आसपास, जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी कि ये रहा विंध्या की पहाड़ियाँ, और इसके उत्तर साइड में जहाँ सबसे पहले चावल की खेती हुई, उपजाया गया। आइए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रही सिंधु नदी, ये रही सिंधु नदी। सो इसका ट्रिब्यूटरी अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। सो ये रही, जैसा कि आप लोगों ने बताया, ये रहा सिंधु नदी, और झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये रही इसकी ट्रिब्यूटरीज। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो कि छोटी छोटी नदियाँ जो बड़े नदियों में आके मिलती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे देखिए, ये है एक बड़ी नदी। एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से। तो ये देखिए, ये रही एक बड़ी नदी, ये बड़ी नदी है। सो ये जो छोटी छोटी नदियाँ इसको ज्वाइन की कर दी, यहाँ पे ज्वाइन कर दी, सब एक में मिल गया। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, इसे हम लोग सहायक नदियाँ बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। सो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। या लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
यानी कि लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदी के किनारे कुछ सबसे पहले शहर नगर यहाँ पे फले फूले। जैसे ये शायद ये लोग इंडस सिंधु घाटी सभ्यता का बात कर रहे हैं, जो 4700 साल पहले पनपा था इंडस रिवर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ रहा गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो आइए हम लोग देखते हैं गंगा और इसकी सहायक नदियाँ। ये रही गंगा, ये रही गंगा और ये रही सोन, जो यहाँ पे मिल जाते हैं। ये रहा गंगा और ये रहा सोन। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। यानी कि सब प्राचीन काल में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था उसको मगध बोला जाता था, जो अभी बिहार में है। तो उसको पहले मगध से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यानी कि मगध किंगडम के राजा बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने अलग अलग अपने ही देश में अलग अलग किंगडम इस्टेब्लिश किया था अलग अलग जगहों पे। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। आइए हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा मैप। एक मिनट। तो ये रहा हमारा मैप। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा उपमहाद्वीप का मैप। ये रहा हमारा पैरा इंडिया। आप लोग देख सकते हैं, इधर देखिए, ये रहा यहाँ से हिमालयाज। और इधर देखिए, इधर चारों ओर इधर पानी है, इधर भी पानी है, इधर समुंदर है और इधर भी पहाड़ है। हमारे एरिया में घुसना एक तरीके से बहुत मुश्किल था, पर कभी भी असंभव नहीं था। लोग यहाँ आए, बसे, पनपे। सो मतलब कभी कभी लोग आए यहाँ पे, ठीक है। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा जारी रखा। भले ही ये बहुत जोखिम भरा था, पर फिर भी लोगों ने यात्रा किया, किसी तरह की हमारे बॉर्डर में आए। कभी कभी लोग काम के तलाश में भी इधर से उधर ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे। कभी कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा पड़ गया, इस कारण से भी लोग इधर से उधर यात्रा करते थे। तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ महंगा महंगा सामान लेके एक स्थान से दूसरे स्थान बेचने जाते थे। जैसे धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा या अपने धर्म का प्रचार करने जाते थे कि मेरे धर्म में आ जाओ, इसमें ये अच्छाई है, ये खासियत है। ऐसा करके अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी धार्मिक गुरु इधर से उधर ट्रैवल किया करते थे। तो फाइनली कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी उत्साह से यात्रा करते थे कि चलो नए जगहों पे जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, वहाँ का खान पान देखेंगे, वहाँ क्या है, वहाँ मेरे क्षेत्र से क्या नया है, क्या नहीं है, ये सब देखेंगे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी कि लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए। यानी कि ये एक तरह से एक्सचेंज हुआ आइडिया का, ये विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो जो उधर से इधर आए, उनके विचार जानने को मिले, उनका वो कैसे जीवन यापन करते हैं वो सब जानने को मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आइए एक बार फिर से मानचित्र वन को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं।
आइए हम लोग एक बार फिर से मानचित्र को देखते हैं, अपने मानचित्र को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सो देखिए, ये रहा हमारा इंडिया, उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, जो कि पहले पूरा इंडिया ही था। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हिमालय है। ये भी हमारा एक तरह से ये बॉर्डर है, ये प्राकृतिक बॉर्डर है। इसको क्रॉस कर पाना लगभग असंभव सा ही है। और इधर से पानी से घिरे हुए हम लोग, इधर से इधर पानी से घिरे हुए, और यहाँ भी पहाड़ है। सो हम लोग चारों तरफ से किसी ना किसी चीज़ से घिरे हुए हैं। ऐसा नहीं है हमारे पे पार पाना, हमारे एरिया में घुसना थोड़ा बहुत मुश्किल था। पर फिर भी लोगों ने ट्रैवल किया, यहाँ आए, अपने आइडियाज़ शेयर किया, हमारे कल्चर को और ज़्यादा धनी किया। जैसे कई वर्ष से लोग यहाँ आए, पत्थर का नया तराशने का टेक्निक लेके आए, नए संगीत लेके आए, नया नया इंस्ट्रूमेंट लेके आए, सब कुछ लेके आए, यहाँ तक कि भोजन का नया तरीका भी, नए नए व्यंजन लेके आए, एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। सो आइए देश के नाम पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, या जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसको हिंदी में, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी कि अपने एटलस में, लगभग 2500 साल पहले जब उत्तर पश्चिम की ओर से ईरान और यूनान के लोग आए थे, तब इन्होंने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस बोला था। हिंदूस के जो सिंधु के किनारे रहते थे उनको हिंदोस या इंदोस बोला। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि जो पूर्व में रहते थे उनको उनको इंडिया बोला, और ये जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उत्तर पश्चिम में, उनको इंडोस बोला। सॉरी, हाँ, इंडोस बोला, और जो पूर्व में रहते थे उन्हें इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनको भारत बोला जाता था, भारत के रहने वाले हैं ऐसा बोला जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के ऋग्वेद में भी है, लगभग, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी हमारी टेक्स्ट है ऋग्वेद। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। सो आइए जानते हैं अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। आइए जानते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यानी कि अतीत को पता लगाने का बहुत सारा तरीका। एक तरीका ये है कि आप पुराने किताबों को पढ़ें, पुराने पुस्तकों को ढूंढें और पढ़ें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इससे भी आज आप पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला, या पांडुलिपि प्रायः। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखा गया। मेनू का मतलब होता है हाथ। एक लैटिन वर्ड का शब्द है मनु, जिसको बोलते हैं हाथ। सो ये पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यानी ये देखिए, ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों, जो कि अथवा हिमालय क्षेत्र में, देखिए पांडुलिपि अक्सर ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, पर कुछ पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल पे भी लिखे जाते थे। तो ये रहा, ये देखिए यहाँ लिखा है, ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक ये किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज्र पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये रही भोज्र पेड़ की छाल से बनी हुई ये पांडुलिपि का डेमो है, ये आप लोग देख सकते हो। सो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, या कुछ को जानबूझ के नष्ट कर दिया गया। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि थे जो कर गए सर्वाइव, जो बच गए, जो बच गए हुए अक्सर मंदिरों में थे या मठों में रखे गए थे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों राजाओं, यानी कि इन पुस्तकों में
कल्चरल प्रैक्टिस कि लोग पहले कैसे धर्म को एम्ब्रेस करते थे, कैसे धार्मिक चीज़ों में करते थे, या या फिर ये राजाओं का जीवन कैसा हुआ करता था, अ, कैसे दवाएँ बनती है, विज्ञान के बारे में, अलग-अलग महाकाव्य, कविताएँ या नाटक, इन सब के बारे में भी इनमें जानने को मिलता था। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिले हैं, जबकि अन्य प्राकृत यानी कि ज़्यादातर जो पांडुलिपि मिले हैं, वो संस्कृत के मिले हैं। पर कुछ ऐसे पांडुलिपि थे जो प्राकृत और तमिल में भी लिखे हुए थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी अभिलेख 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 अक्सर हार्ड सरफेस पे किया जाता था। हार्ड ये कि कठोर सतह पे किया जाता था। यानी कि कठोर सतह मतलब या किसी पत्थर पे किया जाता था या किसी मेटल पे किया जाता था, किसी लेकिन वो सिर्फ कठोर चीज़ों पर ही किया जा सकता है। अभी तो आइए हम लोग देखते हैं, कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इसी किसी हार्ड सरफेस पे करवा देते थे, करवा देते थे, ताकि वो देख के कोई पढ़ सके और उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों का उनकी दिनचर्या कैसी रहती थी, वो क्या काम करते थे, कैसे करते थे, ये सब लिखा गया है। कभी कभी जो राजाएं जीतते थे उनका भी शिलालेख करवाते थे, शिलालेख पे लिखवा के रखते थे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को पता लग सके कि उन्होंने कौन सा युद्ध जीता था। तो ये देखिए यहाँ पे है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये लगभग 2250 वर्ष पुरानी है। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ था। यानी कि जो अभी प्रेजेंट अफगानिस्तान है उसका कांधार से ये लेख मिला था। इसको अशोका ने उत्कीर्ण करवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उन्हें पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि जो उनको पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है, पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुराने अवशेषों जो जमीन के अंदर से निकाल के उनका उसका अध्ययन करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो ईंट हो सकता है, वो कोई चित्र हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकता है, कोई औजार हो सकता है, कोई पुराना औजार हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है, या पहले लोग कैसे आभूषण करते थे, ये सबको वो अध्ययन करते हैं, वही पुरातत्वविद कहलाते हैं। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, यानी कि ये देखिए, ये जो पात्र है, यह जो पोट है, यह लगभग प्राचीन नगर से, यानी कि 4700 वर्ष पहले इसका यूज़ होता था। ऐसे पात्रों का यूज़ 4700 साल पहले हुआ करता था। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये देखिए, ये रहा सिक्का जो 2500 वर्ष पहले चलता था। ये थोड़ा सा अजीब है पर फिर भी ऐसा ही चलता था। आइए देखते हैं। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, यानी जैसा कि आप ये छानबीन करते थे पुरातत्वविद, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, यानी कि जो उन उन लगभग पुरातत्वविद को वही मिलता था जो हार्ड हो, यानी कि जो जल्दी खराब ना हो। क्योंकि अगर हजारों साल पहले कोई किसी चीज़ को आप अध्ययन कर रहे हो तो इसका साधारण सा अर्थ यही है कि वो कोई हार्ड ही सब्सटेंस ही होगा जो जल्दी खराब ना हो, वही इतने लंबे समय तक बच सका। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। यानी कि वो हड्डी देखते हैं कि पहले के जानवर किस किस कैसे थे, चिड़ियाँ कैसी थी या मछलियाँ कैसी थी। इससे यह जानने में मदद है कि पहले लोग खाते क्या थे। वनस्पतियों के अवशेष तो नहीं ही मिलते हैं, क्योंकि
वनस्पति के अवशेष नहीं मिलेंगे क्योंकि वो जल्दी सड़ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, अब्सोल्युटली उसका नहीं ही मिलेगा। अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तथा वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यानी कि अन्न के दाने नहीं बचता है, अन्न का दाना नहीं बचता, इसका कारण है क्योंकि वो जल्दी सड़ जाता है, वो जल्दी डीके हो जाता है। फिर भी कुछ बच गए, जो लकड़ी जले हुए, बहुत बुरी तरीके से जले हुए थे, वो बच गए। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? नहीं मिले होंगे, क्योंकि कपड़े सड़ जाते हैं, कपड़े ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते, वो भी ज़मीन के अंदर तो बिल्कुल नहीं चल सकते। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि पांडुलिपियों, अभिलेखों से जो जानकारी प्राप्त, इतिहासकार जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वो उसका एक स्रोत होता है, स्रोत ही बोलते हैं उसको। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग इतिहासकार कहते हैं, और जो पुराने अवशेषों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। एक बार अगर कोई स्रोत मिल गया, क्योंकि उसके बाद अब बहुत रोचक बन जाता है का ये जानना कि पहले के लोग कैसे करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। ये सब जानना बहुत रोचक हो जाता है। इसमें एक रुचि जगने लगती है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे करके निर्माण करते जाते हैं। धीरे-धीरे एक से एक, धीरे-धीरे सिस्टमैटिकली करते हुए हम लोग सब कुछ जान जाते हैं एक तरीके से। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि पुरातत्वविद और इतिहासकार, ये दोनों उस जासूस की तरह हैं जो हर स्रोत को एक सबूत के तौर पे यूज़ करते हैं कि इसको ऐसे था, ये लोग ऐसे, इससे इससे ये लोग एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि पहले के लोग ऐसा करते थे, पहले के लोग वैसा करते थे। ये ध्यान रहे कि ये लोग कभी भी कुछ पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लोग कभी नहीं बता सकते कि ये लोग ऐसा ही करते थे। ये लोग सिर्फ़ ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग ऐसा करते होंगे। भले ही सब सारे सबूत इनके पास है, फिर भी ये लोग कुछ भी पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते। आइए यहाँ पे जैसे हमारा टॉपिक है अतीत एक या अनेक। सो अतीत सिर्फ़ एक ही अतीत था? क्या हमारा सिर्फ़ एक ही अतीत था या ढेर सारा अतीत था? शब्दों को समझिए। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? इस पुस्तक का जैसा शीर्षक है हमारा अतीत नहीं है, हमारे अतीत है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान लाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए अलग-अलग अतीत था। यानी कि राजा के लिए जो अतीत था वो किसान के लिए वो अतीत नहीं होगा। राजा और किसान दोनों का जीवन अलग-अलग था। दोनों का अतीत एक समान नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, राजा और रानी का जीवन किसी भी नॉर्मल पशुपालक या कृषक उनसे काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग होगा। और राजा रानी के पास सब कुछ है, सब कुछ होगा उस समय, पर वही नॉर्मल किसान चरवाहा के पास नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए ये यहाँ पे हमारे अतीत है, ये हमारा अतीत नहीं है, क्योंकि अतीत अलग-अलग था, अतीत एक समान नहीं था। इसी उसी प्रकार व्यापारियों और शिल्पकारों का जीवन भी अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में जो लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाज़ों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फूल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने लोग, यानी कि आज भी अंडमान द्वीप में अधिकतर लोग अपना भोजन मछली पकड़ के ही करते हैं, शिकार करके करते हैं या फिर फल-फूल से करते हैं। पर वो भी आज तक वो ऐसा ही फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग शहर में देखें तो शहर के लोग खुद से कुछ नहीं करते, वो किसानों पे आश्रित रहते हैं, गाँव पे आश्रित रहते हैं अपने खाने के लिए। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरह का भेद पहले भी होगा। किसी का भी पास्ट एक समान नहीं हो सकता, 2 अलग लोगों का अलग-अलग पास्ट होता है। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। इस कारण है कि हम उन शासकों तथा उनकी तरफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे। यानी सिंपल सी बात है, जो राजा-महाराजा थे वो उन्होंने कौन-सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन-सी लड़ाइयाँ जीती, इन सब का वो एक
रिकॉर्ड रखते थे, लेखा जोखा रखते थे। जबकि कोई नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी इस चीज़ का लेखा जोखा नहीं रख सकता, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो क्यों अपना लेखा जोखा रखेगा। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। सो हम लोग राजा महाराजा के जीवन के बारे में जान सकते हैं, पर किसी साधारण आदमी के जीवन के बारे में नहीं जान सकते। जैसे यहाँ लिखा भी है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, आइए जानते हैं तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है आज का तिथि क्या है, आज की तिथि क्या है, तो आप बोलोगे ये तारीख है, ये महीना है, ये साल है। तो जैसा कि हम लोग अभी मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो आप लोग बोलोगे 2024 बोलोगे। तो हम लोग ये 2000 वर्ष की, जैसे कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2000 या किसी भी वर्ष को आप बोलोगे, तो यानी कि यहाँ सिंपल समझाया गया है। आइए मैं आपको समझाता हूँ इधर। सो ये देखिए, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ आज से 2024 वर्ष पहले। सो इसके पहले जो हो था वो था बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा वर्ष पहले, पहले ईसा पूर्व। 2024 2024 उसका बर्थ ईयर हो गया। तो इसके बाद से हो गया इसके 2024, यानी कि एक से जो शुरू हुआ था 2024 वर्ष पहले को बोलेंगे ईसा वर्ष पूर्व। ये 2024 साल पहले जेसस का जन्म हुआ। उसके बाद को बोलेंगे हम लोग सो 2024 को से पहले को बोलेंगे ईसा वर्ष पूर्व। और इसके बाद बोलेंगे एडी, यानी कि एनो डोमिनी, एडी। सो इसको बोलेंगे ईसा वर्ष पूर्व और इसको बोलेंगे एनो डोमिनी, यानी कि ये रहा। जहाँ देखिए, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ वो वहाँ से शुरू हुआ, हमारा जीरो से शुरू हुआ। उसके बाद से आज आज 2024 साल गुजर चुके हैं, तो आज हो गया 2024। सो इसके पहले का हम लोग ईसा वर्ष पूर्व बोलेंगे। सो ऑन जाते रहेगा। सो यही था, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारा चैप्टर। ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।